Good morning, class 11th. This is your business studies class. Class, in previous lecture, I have taught about source of finance, and today we are going to start from features of borrow fund. Borrow fund क्या होता है, पहले तो इसे देख लीजिए. बोरो फंड का मतलब होता है ऋण एवं उधार लेने के माध्यम से किसी भी रिजर्व को कलेक्ट करना. ऋण तथा कोष के स्रोतों में वाणिज्यिक बैंकों से ऋण या कोई भी फाइनेंस वित्तीय संस्थाओं से ऋण या ऋण पत्रों का निगमन या सार्वजनिक ऋण या व्यापारिक साख सम्मिलित होते हैं. इन सोर्सेज से कोष का एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तथा उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद भी लौटाया जाता है. इसके कुछ फीचर्स दिए हैं बोरो फंड के. फिक्स टाइम, इनका जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है. द बोरो फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बिजनेस फर्म को ये दिए जाते हैं. दिस फंड में बी रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म्स, मीडियम टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं. सिक्योरिटी, जनरली फर्म कैन गेट बोरो फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स. ये आपके एसेट्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट रहते हैं. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन ऑन अ डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स. जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो लोन देने के लिए जब ऑफर करती है तो डिफरेंट तरीके से आपकी एसेट्स को सिक्योरिटी के रूप में रखती है. रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ अ लीगल कंपनसेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म टू पे द रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरो फंड. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो हैज़ टू बी पेड विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड. एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पेड होता है. द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इसमें जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो भी वापस करना पड़ता है. कंट्रोल, द बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू द कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस फर्म. They have the right to sue the firm in case there is default in payment of interest or repayment of loan amount. इसी के लिए ये फर्म जो होती है वो केस को श्यू कर सकती है. सोर्स ऑफ बोरो फंड के कौन कौन से सोर्स होते हैं? डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट जो इसके सोर्स होते हैं. ओनर फंड और बोरो फंड में डिफरेंस देखिए. पहला है इट प्रेफर द फंड कंट्रीब्यूट बाय द ओनर एज वेल एज रिटेन अर्निंग. ओनर फंड में कंट्रीब्यूट होता है ओनर्स का. बोरो फंड जो होते हैं इंक्लूड्स होते हैं फंड अवेलेबल बाय वे टू लोन और क्रेडिट के रूप में. ओनर फंड का जो टाइम पीरियड होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है. बोरो फंड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. ओनर में नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर विद ओनर फंड. और बोरो फंड जनरली फर्म गेट बोरो फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी. विदाउट आपके एसेट्स की सिक्योरिटी के बिना ये फंड नहीं मिलते हैं. ओनर फंड कंट्रीब्यूटर कंट्रोल द कंपनी को कंट्रोल करते हैं कंट्रीब्यूटर. जबकि बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट ऑफ टू कंट्रोल. उनको कोई भी अधिकार नहीं होता कंट्रोल करने के लिए. ओनर फंड का जो सोर्सेस ऑफ ओनर फंड आर शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर होता है. जबकि बोरो फंड में जो सोर्स होते हैं बोरो फंड के वो डिवेंचर्स, लोन, क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा होते हैं. ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न. और बोरो फंड में सिक्योरिटी होल्डर हैव अ लीगल राइट होता है रेगुलर रिटर्न करने का. ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी. बोरो फंड और द सिक्योरिटी होल्डर देयर नो रिस्क. इनको कोई रिस्क नहीं होता है. अब आपका नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस. कहाँ से होते हैं? दो तरीके से होते हैं ओनर और बोरो फंड. ओनर फंड में पहला आपका आता है इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर क्या होते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय द कंपनी. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल. द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू टू इक्विटी शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर क्या होते हैं? चलिए इसे देखते हैं. इक्विटी शेयर को हम समता अंश भी कहते हैं. ये वो शेयर होते हैं जिनको लाभांश के भुगतान या पूंजी के पुनः भुगतान के संबंध में कोई भी पूर्वाधिकार नहीं होता है. इन शेयर के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारी को चुकाने के पश्चात शेष लाभ से प्राप्त होता है. इन्हें प्राप्त होने वाला जो भी लाभांश होता है वो कोई निश्चित दर से नहीं होता है. लाभांश की दर जो भी प्रॉफिट होता है उसी पे डिपेंड करती है. जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स होते हैं उनके माध्यम से जुटाई गई पूंजी को स्वामिगत पूंजी के रिजर्व पूंजीगत भी कहते हैं. इन अंशों के जो भी शेयर होल्डर्स जो भी होल्डर्स होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो कंपनी में उनके द्वारा लाई गई पूंजी तक ही सीमित रहता है. मतलब कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंश के अंकित मूल्य तक ही ये सीमित रहता है. समता अंशधारी को मत देने का अधिकार तथा कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का भी अधिकार होता है. अब आपका नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं?
The money obtained by issue of a preference share is called preference share capital. The preference shareholders enjoy two preferential rights over the equity shareholder: right to receive fixed rate of dividend before any dividend is declared for equity shareholders at the time of winding up the company. Their capital is written before any payment is made to equity shareholder, but after the claim to the company creditor have been settled. प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जिनको लाभांश एवं पूंजी की वापसी के संबंध में सामता अंशधारियों से पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। जो आपके इक्विटी शेयर के लाभांश भुगतान से पूर्व अधिकार अंशों पर लाभांश का भुगतान करना होता है। कंपनी के समापन के समय, मतलब जो कंपनी वाइंडिंग अप होती है, तो उस समय पूर्वाधिकार अंशधारकों को अपनी पूंजी समता अंशधारकों से पूर्व वापस पाने का अधिकार प्राप्त होता है। इन अंशधारकों के पास मताधिकार करने का एवं प्रबंध भागीदारी लेने का कोई भी राइट्स नहीं होता। जो भी हमारे पूर्वाधिकार अंशधारक होते हैं वो समापन के समय लाभांश की बकाया जो भी राशि होती है उसे प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। समता अंशधारक को निश्चित दर से लाभांश देने के बाद शेष लाभ से लाभांश प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। अब इसके बाद आपका इसमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस देखो, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की जनरली लो होती है, प्रेफरेंस शेयर की जनरली हाई होती है। फ्लक्चुएशन होता है प्रॉफिट्स में इक्विटी शेयर में। प्रेफरेंस शेयर में शेयर होल्डर्स गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में जो भी डिविडेंड होता है पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट ऑल द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स एज्यूम अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें बहुत रिस्क की संभावनाएं कम होती हैं। फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग द अंडरटेक रिस्क फॉर द हायर रिटर्न तक ले सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर सुटेबल होता है दोज इन्वेस्टर हु डिजायर टू हैव द स्टेडी इनकम विद कंपेरेटिवली लो रिस्क। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेबल होते हैं, जबकि ये आपके प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल होते हैं। इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो आपके होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट आपका इक्विटी शेयर में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे नो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। ऑन द वाइंडिंग अप कंपनी के बंद होने के समय पे कैपिटल इज रिफंड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एरियाज ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेटेड। एरियाज ऑफ डिविडेंड भी एक्यूमुलेटेड इज सच शेयर आर कम्युलेटेड। अब आपका इसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग रेफर टू द पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बट इज रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर। जिसे शेयर होल्डर्स को वापस नहीं किया जाता लेकिन बिजनेस में फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल्फ फाइनेंसिंग या इंटरनल फाइनेंसिंग या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे इंटरनल फाइनेंस का। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द प्लगिंग बैक इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक नॉट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे हम GDR के नाम से भी जानते हैं। GDR क्या होता है? या the local currency of a company are divided to the depository bank which is turned issue the depository receipt against these shares known as the global depository receipt. At GDR are the denominated a US dollar. They are called the dollar denominated instrument. Global depository receipt इसमें कंपनी की जो स्थानीय करेंसी होती है वो शेयर बैंक में जमा कर दी जाती है। बैंक इन शेयरों के बदले में एक जमा रसीद जारी करता है। ये जमा रसीद यूनाइटेड स्टेट डॉलरों में अंकित होने पर अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद यानी कि GDR कहलाती है। ये विनिमय 7 विलेख होते हैं। ये विदेशी करेंसी में रिजर्व जुटाने के लिए विदेशों में जारी किए जाते हैं तथा वहीं से स्टॉक एक्सचेंज में इनको लिस्टेड कर दिया जाता है। जो इनके होल्डर्स होते हैं लाभांश एवं पूंजी में अधिकार रखते हैं, लेकिन कंपनी में वोट देने का राइट्स इनको नहीं होता, परंतु यदि वो चाहें तो इन शेयर्स में बदल सकते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट सबसे पहले 1999 में सिटी बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये जो होती है इसके निगमन में एकत्रित पूंजी जो होती है वो विदेशी मुद्रा में होती है। कीमत निवेशकों के जवाब के आधार पर निश्चित होती है। इसके निगमन धारकों को कोई भी राइट्स प्राप्त नहीं होता। ये शेयर बाजार में आसानी से ट्रांसफरेबल होते हैं। इनकी निगमन करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी रिलायंस उद्योग थी, जिसने 1992 में $150 मिलियन के मूल GDR में बेचे थे। इस पर लाभांश अंशों का लाभांश की भांति केवल भारतीय मुद्रा ही मिलती है। ठीक है, अब आता है आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होती हैं? द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू बाय द कंपनी in the USA are known as the American depository receipt. They are the bought and the sold in the American market like regular stock. It is issued by the non-US company in the order to obtain foreign capital. In ADR is similar to the GDR except that it can be issued only the American citizen and can be listed and traded at the American stock exchange.
इसमें क्या होता है, ये यूएसए में किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए गए जमा राशि के अमेरिकन जमा रसीद होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद के तरीके ही होते हैं। इनके निगमन में अमेरिका का बहुमूल्य मुद्रा डॉलर भारतीय कंपनियों में प्राप्त होती है। इनकी निगमन की लागत भारत में अंशों के निगमन की तुलना में कम होती है। इनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसमें परचेस एंड सेल्स की सुविधा रहती है। इनके जो भी शेयर्स होते हैं कभी इन अंशों को परिवर्तित करा सकते हैं। इसका निगमन में कंपनी की ख्याति में वृद्धि होती है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिससे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।